नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। आज से राज्यसभा के 249वें सत्र को अनिश्चितकाल के लिए आज स्थगित कर दिया गया। 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने के बाद राज्यसभा का ये पहला सत्र था और इस दौरान 2019-20 का बजट, राष्ट्रपति का भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, 3 तलाक संबंधी विधेयक, यूएपीए विधेयक, अनुच्छेद 370 की अधिकतर धाराओं को खत्म करने संबंधी संकल्प, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक जैसे अहम विधेयकों को संसद ने मंजूरी दी। पिछले 14 साल में सबसे अधिक विधायी कामकाज का नया रिकॉर्ड बना इस बजट सत्र के दौरान और कुल 35 बैठकों में 32 विधेयक पास किए गए। जहां एक और विधायी कामकाज के लिहाज से सत्र बेहद महत्वपूर्ण रहा, वहीं बैठकों की संख्या और गैर विधायी कामकाज के भी नए कीर्तिमान बनेंगे। तो समझेंगे कि आज इस सत्र में क्या कुछ खास रहा, कैसे इसने नए कीर्तिमान गढ़े हैं और क्या कुछ ऐतिहासिक इस सत्र में हुआ है। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान स्टूडियो में हैं। वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। गणपति सुब्रमण्यम हमारे साथ हैं, चीफ ऑफ ब्यूरो हैं पुथैया थलमरई से, आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ चक्षु राय जी हैं, हेड हैं आप PRS से, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में करना चाहूँगा अशोक सर आपसे, जिस तरीके से हमने देखा ओवरऑल सत्र, और ख़ासतौर पर अगर मैं शुरुआत राज्यसभा से करूं, 249वां सत्र, कहा जा रहा है कि पिछले 14 सालों में ये बहुत अहम और एक तरीके से नया कीर्तिमान कामकाज के लिहाज से, और अब तक ओवरऑल अगर हम बैठकों का दौर देखें तो 5वां सबसे प्रोडक्टिव सत्र। देखिए, पहले तो ये जो सत्र हुआ है ये बजट सत्र और मानसून सत्र इनको मिलाकर किया गया है, और इसलिए आमतौर पर हम देखते थे पहले कि जब बजट सत्र होता है तो उसका जो एक एजेंडा है वो सुनिश्चित रहता है। जैसे आपने भी कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है, उस पर बहस होती है, बजट होता है। लेकिन इस बार क्योंकि दोनों को मिला दिया गया था तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस भी सफलतापूर्वक हुई, बजट पर भी हुई, बजट पास भी हुआ। उसके साथ साथ इतनी बड़ी संख्या में जो विधेयक पास हुए, तो कुल मिलाकर इसको अगर हम कहें तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्टिव सेशन था। लेकिन इसमें सरकार जहां अपनी बात को पूरी तरह से कर पाई, अपने जितने भी एक मैं कहूँगा कि बहुत प्रमुख विधेयक जिनकी आपने भी चर्चा की, उनको पारित करवाया। लेकिन साथ ही साथ मैं ये टिप्पणी शुरू में ही कर देना चाहूँगा कि विपक्ष का बिखराव जो दिखाई दिया इस सत्र में, वो मुझे लगता है उस पर विपक्ष को कहीं ना कहीं आपस में आकलन करना पड़ेगा। विशेष तौर से हम देखते हैं कि 3 तलाक वाले मामले पर और 370 से संबंधित या जम्मू कश्मीर से संबंधित जो 2 विधेयक और 2 वो प्रस्ताव थे, उन पर एक इतना बड़ा विपक्षी दल एक कोई सहमति आपस में भी नहीं बना पाया, और उनके नेता अलग अलग तरह से बात कर रहे थे। ये एक पहलू मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे लगता है कि विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी को इसके बारे में मंथन करना पड़ेगा कि उनके नेता या तो वो एकदम तैयार नहीं थे कि सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर से संबंधित या 370 से संबंधित कुछ इस प्रकार के विधेयक आएंगे, लेकिन राष्ट्रपति शासन तो अप्रूव करना ही था। तो ऐसे में विपक्ष की भी भूमिका पर चर्चा आवश्यक है कि कहाँ गया विपक्ष। तो हम जब विधेयकों की दृष्टि से अगर सरकार की तारीफ करें या धन्यवाद दें कि उन्होंने अपना काम सुचारू रूप से किया, लेकिन इसमें एक बात और बहुत आवश्यक है कि जिस तरह से राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने और उपसभापति दोनों ने जिस प्रकार से हाउस को चलाया, और प्रश्नकाल में जितने प्रश्न लिए गए एक दिन में, ये भी एक विषय है जिसकी ओर ध्यान देना चाहिए। और सदन बहुत सुचारू रूप से चला, कहीं पर उसके व्यवधान नहीं हुए, और बहुत कम मात्रा में न के बराबर इस बार सदन को स्थगित करना पड़ा। लेकिन कामकाज बहुत हुआ है और उसकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए। हम उन जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू इसमें पारित हुए उन पर चर्चा अलग से करेंगे, लेकिन मुझे लगा शुरू में विपक्ष के बारे में ये कहना बहुत आवश्यक है। आपने कहा कि बहुत ज़रूरी थी, लेकिन जिस तरीके से अगर हम चक्षु देखें 20 वर्षों में सर्वाधिक प्रोडक्टिव सत्र कहा जा रहा है, और न सिर्फ सरकारी कामकाज के लिहाज से अगर मैं कहूं लोक महत्व के मुद्दों की बात करें, 520 मुद्दे उठाए गए, जो कि पिछले 20 साल में सबसे हाई नंबर्स हैं, सबसे ज़्यादा नंबर हैं। क्या कुछ अगर हम बिल के लिहाज से देखें,
न सिर्फ राज्यसभा बल्कि लोकसभा ऐतिहासिक स्तर पर और ऐतिहासिक बिलों को यहाँ पर इस बार मंजूरी दी गई है। कविन, मैं आपका 2-3 चीज़ों की तरफ ध्यान आकर्षण करवाना चाहूँगा। पहले जो ये सत्र था, टंडन साहब ने एक बड़ा ही अच्छी इसकी भूमिका बांधी, आपने भी भूमिका बांधी कि राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, सर्वसम्मति से स्पीकर का चुनाव हुआ, बजट पेश किया गया, बजट पर काफ़ी समय चर्चा भी रही। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए और अगर हम संसद का समय देखें, संसद कैसे काम करती है, तो औसतन दोनों हाउस दिन में 6 घंटे काम करते हैं। राज्यसभा ने पूरे 6 घंटे, जितने भी दिन राज्यसभा बैठी उतने ही दिन हर बार 6 घंटे काम किया। जिस दिन अगर हाउस में थोड़ा सा कम काम हुआ तो उसकी भरपाई राज्यसभा ने लंबे दिन बैठकर करी। लोकसभा ने तो अपने 6 घंटे के अलावा भी ज़्यादा काम किया। तो अगर लोकसभा का प्रतिशत आप देखें तो मेरे ख्याल से राज्यसभा ने 200 घंटे काम किया, लोकसभा ने कुछ अपने प्रतिशत के हिसाब से 135% काम किया, जो कि 20 सालों में इतना काम नहीं हुआ है। और वो भी मैं 20 सालों का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग 20 साल तक ही देख पाए थे। अगर थोड़ा सा और पीछे देख पाते तो शायद और कुछ मालूम पड़ता। दूसरी चीज़ टंडन साहब ने बड़ी अच्छी कही कि प्रश्नकाल कैसा रहा। हमने ये देखा है पुरानी लोकसभाओं में और राज्यसभाओं में भी कि जो पहला घंटा होता है हाउस का, वो काफ़ी डिसरप्टिव रहता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे संसद सदस्य हैं वो महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहते हैं और कई बार जब उनको उन विषयों को उठाने का मौका नहीं मिल पाता तो उसका जो बोझ है वो क्वेश्चन आवर के पड़ता है। तो पहले क्या होता था कि औसतन 2 या 2.5 क्वेश्चनों का मौखिक रूप से जवाब आ पाता था। इस सत्र में हमने देखा कि 7 से 8 कुछ ऐसे भी दिन रहे जिस दिन 7 से 8 सवालों का भी ओरल आंसर मिनिस्टर्स दे पाए। अगर मैं प्रतिशत के हिसाब से देखूं तो राज्यसभा में 40% जितने सवाल होते हैं सुबह के 1 घंटे के, उसमें 40% सवालों का जवाब दिया जा सका। और राज्यसभा लोकसभा ने तो मेरे ख्याल से 95% क्वेश्चन आवर में काम किया। मतलब अगर 1 घंटे का क्वेश्चन आवर होता है तो सारा मिला लिया जाए तो 95% काम किया और राज्यसभा ने मेरे ख्याल से 65% काम किया। काम काफ़ी अच्छा रहा उसमें। दूसरा पहलू आता है विधायी कार्रवाई पर कि विधायी कार्रवाई पर कितना काम हुआ। आप जैसे थोड़ा पहले अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि लोकसभा 38 दिन बैठी, राज्यसभा 37 दिन बैठी, राज्यसभा 35 दिन बैठी। औसतन हर दिन एक बिल पास हुआ। ठीक है, मैं औसतन कह रहा हूँ। संसद ने, दोनों सदनों ने 28 के करीब बिल पास करे। काफ़ी महत्वपूर्ण बिल थे। जब राज्यसभा का ये सत्र शुरू हुआ था तो माननीय चेयरमैन ने एक बड़ी अच्छी चीज़ कही थी। उन्होंने ये कहा था कि हम ऐसे क्या तरीके ईजाद कर सकते हैं जो कि लंबित बिल हैं, जो पुराने पिछली लोकसभा से, उनको क्या किया जा सकता है कि लाके पास किया जाए। तो उन लंबित बिलों में से कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल था, मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट बिल था, वो दोनों पास हो गए। तो एक दूसरी रही विधायी कार्रवाई पे, तो मेरे ख्याल से लोकसभा और राज्यसभा दोनों औसतन अपना आधा जो टाइम था वो विधायी कार्रवाई पर लगाया। विधायी कार्रवाई के बाद एक आखिरी मैं थोड़ी सी बात रखना चाहूँगा, वो ये था कि बजट के ऊपर क्या डिस्कशन हुआ। तो बजट के ऊपर भी काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई। दोनों सदनों ने, राज्यसभा का बजट में फिर भी सीमित रोल रहता है, बट फिर भी वहाँ पे वर्किंग ऑफ मिनिस्ट्रीज डिस्कस करी जाती हैं। बट दोनों सदनों ने काफ़ी 20% जो हमारा बजट है उसका 20% उसका सरकार से पार्लियामेंट में उसकी स्क्रूटनी हुई। तो अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए और कामकाज की दृष्टि से देखा जाए तो पिछले कुछ 1-1.5 दशक से जो संसद की एक छवि बनी हुई थी कि काम नहीं हो रहा है, हाउस एडजर्न हो जाता है, कभी 2 घंटे काम करके एडजर्न हो जाता है, कभी 5 मिनट काम करके एडजर्न हो जाता है। तो इस बार ये देखा गया कि कुछ दिन तो हाउस 11-11 बजे तक चला। मैंने सदन की कार्रवाई में केंद्रीय मंत्रियों को 10-10:30 बजे आके भी जवाब देते हुए देखा। तो काम और सुचारू रूप से काम होने की वजह से काफ़ी अच्छा सदन चला और दोनों सदनों के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे उसमें उनकी काफ़ी बड़ी भूमिका रही है। अगर मैं विधायी कामकाज की तरफ आऊँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बिल जो कई, जैसे कि कहा अशोक ने, बहुत अहम है कि कई सारे ऐसे मसले थे जो कि आम जनता, उनके हित या उनके सरोकार, उनके भविष्य से जुड़े हुए थे। चाहे वो मैं बात करूँ मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर,
स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो एक आमूलचूल परिवर्तन एमसी बॉडी को बदलने की बात हो रही थी, एमसीआई को बदलने को लेकर, वो बिल की बात करूं, या फिर 3 तलाक जैसे कुप्रथा के खिलाफ बिल की बात करूं, या फिर संकल्प पत्र और 370 जो आर्टिकल है उसकी कुछ धाराओं को हटाने और पुनर्गठन की बात हो, किस तरीके से देखते हैं कि जो आम जनमानस यानी कि बड़े जनमानस को कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाले मुद्दे थे उनकी तरफ फोकस करते हुए ये सत्र शायद अब तक एक नए ऊंचाई पर है, नए कीर्तिमान की तरफ देखता है? पिछले कुछ सालों में आपने भी देखा होगा, कई बार अखबारों में न्यूज़ आता था कि पार्लियामेंट की वजह से इतना करोड़ लॉस हो गया, 100 करोड़ लॉस हो गया, 50 करोड़ लॉस हो गया, क्योंकि काम नहीं हुआ है, डिसरप्शन हो गया है। इस बार वो डिसरप्शन मिनिमम था। तो टंडन साहब ने बताया कि प्रोडक्टिविटी कितना अच्छा था, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि क्यों अच्छा था। तो एक तो दोनों हाउस किस तरीके से चलाए गए, जैसे राज्यसभा का चेयरमैन वेंकैया जी और लोकसभा का स्पीकर बिरला जी, दोनों ने एकदम रूल्स और प्रोसीजर्स वगैरह बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया इस बार कि आप फालतू चर्चा में टाइम ना वेस्ट करें, या कभी अर्जेंटमेंट मोशन है, ये है वो है, कोई अर्जेंट मेंशन है, इस तरह का जो चीज़ों को उन्होंने बोला कि जो जो चीज़ है नोटिस दीजिए, नोटिस देने के बाद उसका अपना टाइम जो अलॉट होगा उसमें डिस्कस करिए। बाकी दूसरे जो चीज़ें हैं, 0 आवर है, क्वेश्चन आवर है, या लेजिस्लेटिव बिजनेस है, उसको आप डिस्टर्ब मत करिए। तो ये बड़ा स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ, एकदम सारा बिल डिस्कस करने के लिए टाइम मिला। ऐसा तो नहीं है कि बिल डिस्कस ही नहीं कर पाए तो ऐसे ही पास कर रहे हैं उसको। वो एक ज़माना था, वो ज़माना बदल के अब दूसरा आया। जैसे आज है, जैसे आज अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो गया, सुषमा जी का खबर आई तो राज्यसभा में कुछ भी काम नहीं हो सकता था। फिर भी वेंकैया जी ने अपील किया कि सुप्रीम कोर्ट जजेस का नंबर बढ़ाने का जो बिल है उसको आप पास कर लेते हैं। अब वो उन्होंने ऐसा कोशिश किया कि रूलिंग साइड और अपोजिशन साइड दोनों को एक कॉम्प्रोमाइज़ में लेके आए। तो अपोजिशन खुद ही मान गया कि ठीक है, इसको पास करिए, हम भी चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा जजेस हो। तो 30 से 33 का अप्रूवल मिल गया है। तो मतलब ऐसा दिन में भी एक बिल पास होता है, तो किस फोकस से जो काम हुआ है वो पता लगता है। इसकी वजह से क्या हुआ कितना कंट्रोवर्शियल बिल आपने बताया, 370 है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन है, ट्रिपल तलाक है, और उसके बाद जो है कई सारा और भी कंट्रोवर्शियल बिल्स हैं, डैम सेफ्टी बिल, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स बिल, और नेशनल मेडिकल कमीशन बिल जो आपने बताया। नॉर्मल को लेकर, यूएपीए को लेकर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में वो ही नहीं पाएगा। एनएए का बिल था, यूएपीए का बिल था, एब्सोल्युटली मतलब बाकी समय अगर दूसरा कोई टाइम होता, अगर 3-4 साल पहले की या 10 साल पहले की बात होती तो बिल्कुल ये सब वो ही नहीं पता। और नॉर्मली क्या होता है, लोकसभा इलेक्शन के बाद जो सेशन है वो बड़ा छोटा सेशन होता है, कैबिनेट फॉर्मेशन, गवर्नमेंट हो गया, बजट फुल फ्लेजेड हो गया, बस खत्म। लेकिन इस बार जो है इसको ऐसा सेशन बनाया, सुपर सेशन बना दिया कि मतलब 2 सेशन को मर्ज करके, जैसा नारायण साहब ने बताया कि वैसा। उसकी वजह से बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ है, राज्यसभा में कई सालों से रूलिंग कोalition को मेजॉरिटी था नहीं, रूलिंग पार्टी छोड़िए रूलिंग कोalition को भी था नहीं। पहली बार ऐसा हुआ राज्यसभा में जितना वोटिंग हुआ उसमें रूलिंग कोalition ने जीता है, अपोजिशन हार गई, अपोजिशन कंप्लीटली टोटल डिसहरे। तो इसकी वजह से अब क्या होगा आगे आने वाला सत्रों में, कि ऐसा नहीं है कि एक बिल लोकसभा में पास हो गया या राज्यसभा में अटक गया। अब राज्यसभा में अटकने वाली बात खत्म हो गई, इसलिए तो इतना प्रोडक्टिविटी हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बिल्स पास हुआ है। और एक और चीज़ जो मैं अशोक से कहना चाहूँगा, आपके ज़रिए समझना चाहूँगा, दर्शकों के लिए भी बहुत अहम है कि जो बात कही गणपति ने कि आमतौर पर ये दिखता था कि जो ऐसे बिल जिन पर आपत्तियां हों या विपक्ष या जो कि मैं कहा जाए कि विवादित कई चीज़ें उसमें अगर क्लॉज हैं, उसको लेकर राज्यसभा में सत्तारूढ़ दल अवॉइड करते थे उसे लाने में कि जब तक बहुमत नहीं हो। लेकिन बिना बहुमत के विपक्षी दलों के सहयोग के साथ उन्हें न सिर्फ लाया गया बल्कि वो पास भी हो और अच्छी खासी संख्या में वोटिंग में उन्हें समर्थन भी मिला। फ्लोर मैनेजमेंट में अगर समझना चाहूँ किस तरीके से फ़र्क दिखा विपक्षी एकता जिसकी आप बात कर रहे थे और सत्ताधारी दल की ओर से जो फ्लोर मैनेजमेंट है? देखिए, अगर स्पष्ट रूप से कहा जाए तो लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए थे और जिस प्रकार का प्रचंड बहुमत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को मिला, उसकी छाप इस सत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। और यही एक कारण रहा
कि फ्लोर मैनेजमेंट तो पहले भी कोशिश होती थी, लेकिन उसके चलते जो प्रमुख विपक्षी दल हैं उसकी जो मनस्थिति है जो हमें लोकसभा में दिखाई दी और कहीं ना कहीं वो राज्यसभा में भी वो दिखाई देती थी। दूसरी बात आपने जो कही कि आम तौर पर हम पत्रकार ये मान रहे थे कि 2020 तक जब तक एनडीए का अपना बहुमत राज्यसभा में नहीं होता तो बहुत सारे महत्वपूर्ण बिल अटक जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से इसको केवल फ्लोर मैनेजमेंट नहीं कहूँगा, मैं तो पॉलिटिकल मैनेजमेंट कहूँगा कि क्षेत्रीय दलों को किस तरह से साथ लिया गया, इन सभी महत्वपूर्ण बिलों पर हम देखते हैं अन्ना डीएमके ने, बीजेडी ने और बहुत कई मामलों में बीएसपी ने और ख़ास तौर से वाईएसआर कांग्रेस ने, इन्होंने जिस तरह से सरकार का समर्थन किया महत्वपूर्ण बिलों पर, ये एक सरकार का पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी था जो साफ तौर पे दिखाई दे रहा था और उसके चलते फ्लोर मैनेजमेंट भी अच्छा हुआ और जितने महत्वपूर्ण बिल थे वो बहुत किसी भी समस्या के बिना पारित हो गए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि विपक्ष जितने भी मैं समझता हूँ बल संख्या में कितने भी क्यों ना कम हों, लेकिन अगर उनमें एक राजनीतिक इच्छा शक्ति रहती है तो कम से कम सार्थक बहस हो सकती थी, वो भी आज दिखाई नहीं दी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सदन की कार्रवाई ना चलने दें, लेकिन सदन की कार्रवाई में जो महत्वपूर्ण बिल हैं या और बहस के मुद्दे हैं उसमें विशेष तौर से कांग्रेस का जो एक परफॉर्मेंस था वो मैं समझता हूँ निराशाजनक था। और विशेष तौर से अंतिम दौर में जब हम कश्मीर के मुद्दे पर आए, वहाँ पर तो एक ही पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी के नेता अलग अलग भाषा में बात कर रहे थे और अलग स्टैंड था। और वोटिंग में भी दिखाई दे रहा था कि कोई जो विप दी या नहीं दी ये भी मालूम नहीं है। तो ये विपक्ष अगर देखिए बल संख्या की बात करें तो हम 52 से अगर देखें तो 77 तक तो एक ही पार्टी का राज था, लेकिन उस समय भी एक से एक धुरंधर विपक्ष का सांसद होता था, वो आज वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो जितने भी विपक्ष के मैं समझता हूँ जो बहुत ही सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी इस समय कहीं ना कहीं एक छुपते हुए दिखाई दे रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है जिसकी ओर इशारा करना आवश्यक था। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि अब सत्र समाप्त हो गया है, अगले सत्र से पहले विपक्ष को उस मानसिकता से निकलना पड़ेगा कि हमारी बुरी तरह से हार हुई है। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि 1984 में भारतीय जनता पार्टी के भी 2 सदस्य चुनकर आए थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी गई और संसद में विपक्ष को एक अच्छी भूमिका निभानी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बिल तो पास हुए हैं, लेकिन जो एक स्वरूप दोनों सदनों में दिखाई देना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसी मानसिकता का शिकार विपक्ष दिखाई दिया कि सब कुछ जैसे लुट गया है, अब कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन संसदीय लोकतंत्र में ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आपकी संख्या बल कम है तो भी आप अब देखिए नेता जो चुने गए वो किस भाषा में बात कर रहे हैं और दिख रहा है कि उसके बाद तुरंत दल की जो वरिष्ठ नेता है वहाँ से नाराजगी भी आ रही है। बड़ा रोचक जो है आंकड़ा में चक्षु चाहूँगा थोड़ा उस पर कि जो आंकड़े बताते हैं कि राज्यसभा में पिछले 5 सत्र में 88 बैठकों में 33 विधेयक पारित किए गए थे और इस इकलौते सत्र में 32 विधेयकों को राज्यसभा ने इस पर मुहर लगाई। वहीं दूसरी ओर अगर मैं जो जनता से जुड़े मुद्दे थे जो विपक्ष ने उठाए, जिन पर बहस की मांग की गई, उनको भी पूरा मौका दिया गया, न सिर्फ राज्यसभा में बल्कि लोकसभा में। यानी कि गैर विधायी कामकाज में भी तकरीबन नए स्तर पर पहुंचता दिखा और हर मुद्दे को चर्चा के जरिए उसको आगे बढ़ाया गया। और क्या यही वजह थी कि बिल को पास करने की सहमति या उसका रास्ता बनता रहा? कविन, आपने एकदम सही कहा। मैं इसको थोड़ा सा विस्तार में ये कहना चाहूँगा कि जो सेशन का जो अवधि थी उसको भी थोड़ा सा बढ़ाया गया तो थोड़ा सा और समय मिल पाया चर्चा के लिए, डिबेट के लिए और डिस्कशन के लिए। तो एक तो वो बड़ी अच्छी चीज़ रही। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि हमारी जो संसदीय प्रणाली है उसमें सदन को चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष की दोनों की रहती है। और अगर वो तालमेल नहीं बैठता है या वो कंसेंसस नहीं बैठता है तो फिर सदन को चलाने में मुश्किल होती है। तो जो दोनों सदनों के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स थे, मेरे ख्याल से उन्होंने काफ़ी उस पर काम किया कि किस तरह से ये किसी हर चीज़ पर अग्रीमेंट किया जाए कि अच्छा भैया इस पर डिस्कशन होगा। और अगर कोई चीज़ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिस्कस हो जाती थी तो फिर उसके बाद कार्रवाई की जाती थी। उसके अलावा भी 2-3 चीज़ें हुई। मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी ये कहा था, मैं फिर भी उसको दोहराना चाहूँगा
कि जब राज्यसभा में एक दिन चर्चा हो रही थी तो चेयरमैन साहब ने एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट विषय रखा। उन्होंने ये कहा कि जो छोटी पार्टियां होती हैं, क्योंकि सदन का जो समय होता है वो पार्टी के साइज़ के हिसाब से एलोकेट किया जाता है, तो छोटी पार्टियों को समय नहीं मिल पा रहा था बात करने के लिए सदन में। तो उन्होंने कहा कि भाई जो 1 मेंबर की पार्टी है या 2 मेंबर की पार्टी है, उसके लिए वो क्या करेंगे कि एक फिक्स्ड टाइम दिया जाएगा कि भाई आप 5 मिनट बोलेंगे या आप 6 मिनट बोलेंगे। नहीं तो फिर उन पार्टियों को सिर्फ 1 या 2 मिनट बोलने का समय मिल पा रहा था। तो मेरे ख्याल से इससे ये भी हुआ कि लोगों को लगा कि भाई हमारे पास मौका है बोलने का। दूसरा, लोकसभा और राज्यसभा में ये देखा गया, लोकसभा में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था उन्होंने हर पार्टी के सदस्यों को बोलने का मौका दिया। एक आंकड़ा मैं देख रहा था, उसमें ये कहा गया था कि 94% जो मेंबर्स थे, फर्स्ट टाइम मेंबर्स, उनको सदन में बोलने का मौका मिला। और 95% से ज़्यादा जो वुमेन एमपीज थी उनको भी बोलने का मौका मिला। तो अगर हाउस की ड्यूरेशन लंबी होती है, हाउस के सिटिंग आवर्स लंबे होते हैं, लोगों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है, विपक्ष को सत्ता पक्ष को कॉन्ट्रडिक्ट करने का मौका दिया जाता है, तो मेरे ख्याल से सदन की कार्रवाई अच्छी चलती है। जहाँ पर हमारे पास सदन की कार्रवाई थोड़ी सी सीमित हो जाती है, समय का अभाव रहता है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। एक आखिरी चीज़ जिसका टंडन साहब भी उल्लेख कर रहे थे, उसका भी मैं उल्लेख करना चाहूँगा। इस सदन में, इस सत्र में एक और अच्छी चीज़ हुई। अभी तक क्या होता था कि हमारे सदन में जितने भी विधेयक होते थे वो वॉइस वोट से पास किए जाते थे। इस सत्र में ये देखा गया कि काफ़ी सारे मेंबरान ने डिवीज़न की बात करी कि आप रिकॉर्डेड वोट करें। उससे ये हुआ कि सभी पक्षों का, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किस विषय पर सपोर्ट कर रही है, किस विषय से सहमत है, और कौन सी पार्टी किस विषय से असहमत है, वो एकदम क्लियर हो गया। तो अब ऐसा नहीं है कि आप सदन के अंदर आएंगे और उसके बाद आप ना सपोर्ट करेंगे ना अपोज करेंगे। और कई बार ये भी देखा गया कि मिनिस्टर्स ने भी पूछ लिया कि भाई आपने स्पीच तो दे दिया, अब आप आगे ये बताएं कि भाई आप सपोर्ट कर रहे हैं कि अपोज कर रहे हैं। तो एक ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। अब इससे ये होगा कि लोग अब अपने जनप्रतिनिधियों से ये पूछ पाएंगे कि जब सदन में इस पर चर्चा हो रही थी तो आपने अपना वोट डाला था कि नहीं डाला जी, और डाला था तो किस तरह से। गणपति साहब, एक आखिरी कमेंट मैं चाहूँगा कि जिस तरह, क्योंकि आप लंबे समय से संसद को कवर कर रहे हैं और नए बदलाव जो दिख रहे हैं, चाहे वो मैं कहूँ कि विधायी कामकाज को लेकर हो या फिर शांतिपूर्ण तरीके से बहुत ही गंभीर चर्चा और उसके बाद विधेयकों को उस पर मतदान, उसके बाद पास से करना है, उसके विरोध की बात हो, जो ये बदलाव हैं ये एक सुखद राजनीति के संकेत दे रहे हैं, संसदीय राजनीति, जहाँ पर मैं कहूँ कि संसद के अंदर इससे एक जनता के बीच में मैं पूछना चाह रहा था कि इमेज कैसे बदलती नजर आएगी, क्योंकि जनहित के काम, उनके विधेयक तेजी के साथ रफ्तार पकड़ेंगे। बिल्कुल, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कश्मीर वाला मामला। जैसे सुबह 9:30 बजे का कैबिनेट का डिसीजन हुआ तो 11 बजे राज्यसभा में अनाउंसमेंट हो गया और उसी टाइम थोड़ा देर तो हल्ला हल्ला रहा, उसके बाद मतलब बहुत कम टाइम लॉस के बाद एकदम डिस्कशन शुरू हो गया। तो अब शुरू हो गया तो हर पार्टी अपना पक्ष रख रहा है। उसी दिन आज ही शाम तक इसका डिस्कशन ख़त्म करेंगे, वोटिंग करेंगे, तो ये तय हो गया सुबह ही। तो इसकी वजह से सबको मतलब ये हो गया कि भाई ऐसा नहीं है कि अभी सदन को रोक दिया, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, सोचेंगे, पीछे जाके कंसल्ट करेंगे, वो सब नहीं था। एकदम उसी दिन सामने खुल के बात करना था। तो उसी दिन शाम तक राज्यसभा में हो गया, अगले दिन सेम थिंग लोकसभा में। जो कर रहे हैं एकदम ट्रांसपेरेंसी आ गया। एक तो लोग कहते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी में कर रहे हैं, ये वो एक अलग चीज़ हो सकती है, पर लेकिन इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी आ गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गया। और आपने जो बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट, पब्लिक की नज़र में हम पार्लियामेंट का टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, पार्लियामेंट का पैसा और रिसोर्स वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा संकेत जाता है। तो आगे भी जो है जब प्रेशर रहेगा कि इसी तरह काम करने के लिए। चलो, उम्मीद करते हैं कि जो अगले सत्र हैं, आगामी जो सत्र होंगे, उनकी जिस तरीके से हमने इस बार नए कीर्तिमान देखे हैं, कुछ उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे सदन, दोनों संसद के दोनों ही सदन। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।